काया मौज मस्ती में रहने वाली एकदम बिंदास लड़की थी। उसको किसी के दुख या तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहा करती थी। एक दिन उसका पति राजीव ऑफिस से थका हारा घर आता है और हॉल में बैठा अपनी माँ माधुरी के पास जाकर बैठ जाता है। ऑफिस में बहुत काम था क्या बेटा? तेरे चेहरे से पता लग रहा है कि तू बहुत थक गया है। हाँ माँ, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। ऑफिस में सच में बहुत ज्यादा काम था और साथ साथ कुछ पैसों की दिक्कत थी जिसके कारण परेशान हो गया। बेटा वो तो है, लेकिन बुरा मत मानना। जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चा भी तो बढ़ रहा है, तो परेशानी तो होगी ही ना। कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। बेटा वो तो मुझे पता ही है कि तू सब कुछ देख लेगा, लेकिन तेरी पत्नी को भी तो ये सब सोचना चाहिए था ना। लेकिन वो तो अपनी ही मौज मस्ती में लगी रहती है, उसको तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ, नई नई शादी हुई है, जाने दीजिए उसे। उसके भी सपने होंगे, अरमान होंगे, वो भी तो पूरा करना चाहती होगी। हम अपनी परेशानी उस पर कैसे डाल सकते हैं? समय आने पे वो सब कुछ खुद समझ जाएगी। बेटा जिस तरह से वह मौज मस्ती में रहती है उसे देखकर तो मुझे ये नहीं लगता कि वो जिंदगी में कभी किसी भी चीज के लिए समझौता करेगी। बाकी तुम मियाँ बीवी के बीच की बात है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। माधुरी इतना कहकर रसोई में जाती है और अपने बेटे के लिए चाय बनाकर हॉल में लेकर आती है। राजीव चाय पीकर अपने कमरे में जाता है, तभी काया उससे बोलती है, बेबी आ गए तुम? बताओ कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा आज का? बेबी मेरा भी आज का दिन बस ओके ओके था। घर में बैठे बैठे बोर हो गई। फिर मुझे अचानक से याद आया कि कल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है। तो फिर क्या था, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उठाया और जाकर 10,000 की शॉपिंग करके ले आई। मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाई हूँ उसके लिए। तुम पागल हो क्या, या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे, वो भी तुमने खर्च कर दिए, वो भी गिफ्ट के लिए। बेबी अभी तुमने वो गिफ्ट देखा ही कहाँ है? एक बार तुम उस गिफ्ट को देखोगे ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तो आप अपने आप ही 10,000 भूल जाएंगे। यार तुम अपनी मौज मस्ती के चक्कर में मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आए दिन तुम्हारे किसी न किसी नए फ्रेंड का बर्थडे आ जाता है, उसके बर्थडे में देने के लिए तुम्हें गिफ्ट चाहिए होता है। फिर तुम क्या करती हो, मेरे अकाउंट से पैसे निकालती हो और गिफ्ट ले लेती हो। वो सब तो चलो ठीक था, लेकिन ये 10,000 का गिफ्ट कौन देता है, वो भी अपने दोस्त को? मेरा स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं अच्छे और महंगे गिफ्ट लेती हूँ। अगर उसका स्टैंडर्ड होगा तो वो भी ऐसे गिफ्ट ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने उसे महंगे गिफ्ट नहीं दिए तो वो क्या मुझे खाक महंगे गिफ्ट देगा? हे भगवान, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो चुका हूँ। क्या करूँ मैं इसका? इसको मौज मस्ती के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता, और मुझे तो अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम बाद सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। आजकल की औरतें पैसा बचाना जानती है, लेकिन तुम तो पैसा उड़ाने में लगी हो। अरे मैं तुम्हें गिफ्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि गिफ्ट दो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपनी हैसियत भी तो देखो। पैसा सोच समझ के खर्च किया करो यार, ये कह रहा हूँ मैं। आप पैसे के कितने बड़े लालची हैं। जब देखो हाय पैसा करते रहते हो। अरे छोटी सी तो जिंदगी है, मौज मस्ती से जिए नहीं तो क्या ऐसे ही जी ले। इस छोटी सी जिंदगी में किसको क्या पता कि कब क्या हो जाए। जो आप ये हाय पैसे कर रहे हैं, ये पैसे आप लेकर कहाँ जाएंगे? तुम यहाँ से जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें समझाना यानी पत्थर पे सर मारना एक बराबर है। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। तो मैं कौन सा आपसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ? मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। काया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर और परिवार को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती थी। जैसी लाइफ को शादी से पहले जीती थी, वैसे ही लाइफ शादी के बाद भी जीती है। वो हमेशा अपने शौक, अपनी मौज मस्ती में ही मस्त रहा करती थी। जो चीज उसकी सास को बहुत चुभती थी, लेकिन अपने बेटे के चलते वो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कह पाती थी। उसकी मौज मस्ती में रोक टोक भी नहीं करती थी। जैसे रहना चाहती थी वो वैसे रह भी लेती थी। अगले दिन काया बिना किसी को बताए रात के समय पार्टी में चली जाती है। तभी राजीव ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाता है। काया को कमरे में ना देखकर अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, काया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रही। बेटा मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कहीं बाहर गई है, लेकिन कहाँ गई है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी बताया नहीं। मैंने तो बस मार्केट से लौटते समय उसे रास्ते में अपने कुछ सहेलियों के साथ जाते हुए देखा। सड़क पर मुझे पूछना कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं चुपचाप घर चली आई। हाँ हाँ, याद आया माँ, कल उसने कहा तो था कि आज उसके एक दोस्त का बर्थडे है,
लेकिन उसके लिए वो रात में बाहर क्यों गई? और गई तो गई, किसी को बताना तो चाहिए था। कम से कम फोन तो कर सकती थी मुझे। ये ठीक नहीं किया उसने। जहाँ एक तरफ काया के ससुराल वाले उसके देर रात बाहर जाने की बात को लेकर काफी परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ काया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में मस्त थी। तभी उसकी एक फ्रेंड नव्या उससे बोलती है, क्या काया, शादी को इतना टाइम हो गया और तू कहीं बाहर घूमने नहीं गई है? एक काम कर, अपने पति से बात कर और हमारे साथ फौरन घूमने चल। तू सच बोल रही है? यार, फॉरेन घूमने का तो मेरा भी बचपन का सपना है। अगर तुम लोग जाओगे तो फिर मुझे अकेला अकेला सा फील होगा। मैं आज ही जाके राजीव जी से इस बारे में बात करती हूँ। बात नहीं करनी है तो अगले हफ्ते हमारे साथ चल ही रही है और सामान वामान सब तैयार कर लियो। और तेरे पास वीजा तो है ही, बस तेरे को टिकट के पैसे लगेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं राजीव जी मुझे जाने देंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? तो गलत काम करने थोड़ी जा रही है वहाँ। फॉरेन जा रही है, हमारे साथ घूमने जा रही है और उनके पूरे खानदान में नाम फेमस हो जाएगा कि उनकी बहू घूमने गई है, वो भी फॉरेन में। एक ही तो लाइफ है यार, मौज मस्ती से गुजारा करना चाहिए। और तू भी तो मस्त मौला लड़की है, तू क्या सोच रही है? अरे सोच कहाँ रही हूँ, मैं तो राजीव जी को मना ही लूंगी। अगले हफ्ते तुम लोगों के साथ फॉरेन जरूर जाऊंगी। काया बिना अपने पति से पूछे ही फौरन जाने के लिए हाँ कह देती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति सो चुका है। अगले दिन वो राजीव से बोलती है, बाबू कल के लिए सॉरी, मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी इसलिए आपको कुछ बता नहीं पाई। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इस बात का ध्यान रखना और देर रात को ना बाहर कहीं मत जाना। और जाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं रोक टोक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आगे से मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी। बस आप मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए। मैं कल अपने दोस्तों के साथ फॉरेन जाने के लिए हाँ कर देती हूँ। आप मेरे फॉरेन जाने की फ्लाइट की टिकट बनवा दीजिए। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम्हें पता भी है फॉरेन जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? आप फिर से पैसा पैसा करने लगे। देखिए, मुझे नहीं पता, कहीं से भी इंतजाम करिए, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ अगले हफ्ते फॉरेन जाना है और मैं जरूर जाऊंगी। अरे मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए, इतना पैसा बचाकर कहाँ जाएंगे। काया इतना कहकर गुस्सा होकर अपने कमरे में से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन काया राजीव की कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होती। साथ ही वो खाना पीना सब छोड़ देती है। राजीव काया को तकलीफ में नहीं देख पाता है और उसकी जिद को पूरा करने का वादा भी कर देता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, वो फ्लैट लेने के लिए जो पैसे रखे थे ना मैंने आपके पास, वो आप मुझे दे दीजिए। मैं काया को दे देता हूँ, टिकट करवा दूंगा उसकी और वो चली जाएगी फॉरेन घूमने। हम कभी और फ्लैट लेंगे। लेकिन बेटा, वो फ्लैट भी तो तू काया के लिए ही ले रहा था क्योंकि उससे पसंद था वो। लेकिन माँ, अब उसकी पसंद बदल चुकी है। अब उसको जो पसंद होगा वो वही करेगी और मैं उसे रोकूंगा नहीं अब। राजीव और माधुरी की सारी बातें काया, जो कि उनके कमरे में आ रही होती है, दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि अपनी मौज मस्ती के चलते वो कितने लोगों का दिल दुखा रही है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी गलती की माफी मांगकर अपना फौरन जाना कैंसिल कर देती है और सबके साथ प्यार से रहने लगती है। मिष्टी का ससुराल में पहला दिन होता है और वो सुबह सुबह रसोई में जाती है तो देखती है एक बड़े से कटोरे में ढेर सारे चाशनी में पूरी तरह से डूबा रसगुल्ले रखे होते हैं। हाय, क्या ससुराल है मेरा। आज ससुराल में पहला ही दिन है और इन लोगों को मेरी पसंद का भी इतना ख्याल है। मैंने तो अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय ही नहीं किया। खैर, ये सब छोड़ती हूँ और चाशनी पे ध्यान देती हूँ। इतने दिनों बाद चाशनी जो मिली है मुझे। मिष्टी को चाशनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो धीरे धीरे पूरी चाशनी पी ही जाती है और उसके बाद सबके लिए खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद मिष्टी की सास सुमन आती है। अरे बहू, इसमें रसगुल्ले तो रखे हैं, लेकिन इसकी चाशनी कहाँ गई? अगर माँ जी को ये पता चलेगा कि मैंने पूरी चाशनी पी ली है तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मिष्टी, तू भी ना पूरी पागल है, कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। क्या हुआ बहू, शांत क्यों है? तुझे पता है तो बता ना, कहाँ गई चाशनी? मुझे ये सारे रसगुल्ले आस पड़ोस में देने थे, अब चाशनी ही नहीं है। मैं ऐसे कैसे आस पड़ोस में देकर आऊँ अब ये? माँ जी, मुझे नहीं पता, मैं तो रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए आई थी। जो जैसा रखा था अब वो वैसा ही है। मैंने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। चल छोड़, कोई बात नहीं, दिलीप को बोल दूंगी, वो वापस से बना देगा।
या मंगवा लेगा अपनी दुकान से। मेरे घर पर बहू आई है तो मिठाई तो बांटनी ही चाहिए ना सबको। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। मिष्टी अपने ससुराल के पहले दिन ही झूठ बोल देती है और उसके झूठ पर सुमन भी विश्वास कर लेती है। मिष्टी को चाशनी इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो अब रोज ही चाशनी पिया करती थी। कुछ दिनों के बाद दिलीप अपनी दुकान से घर आता है और रसोई में सीधा रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने लगता है। ये देखकर रसोई में मिष्टी और सुमन दोनों चले जाते हैं। क्या हुआ दिलीप बेटा, आज तू घर पर ही ये सब क्यों बना रहा है? दुकान पे ही बना लेता ना। माँ, आपको तो पता है कि आज हम भंडारा करवा रहे हैं, तो भंडारा बन रहा है और रसगुल्ला बनाने के लिए कोई भी वर्कर नहीं है, सब काम में लगे हुए हैं, तभी तो मैं घर आकर बना रहा हूँ ये सब। वो तो ठीक है, लेकिन सबको तो पता ही होगा ना कि आज तेरी दुकान पर भंडारा है, तो फिर ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन किसके लिए बना रहा है? माँ, वो काम का ऑर्डर आया है और तुम तो जानती ही हो ना कि दुकान के मंदिर पर भी तो मैं मिठाई घर से ही बना कर ले जाता हूँ ना चढ़ाने के लिए, इसीलिए बना रहा हूँ आज। अच्छा, तो अकेले क्यों कर रहा है? बहू को बोल दे, वो भी कुछ मदद कर देगी तेरे साथ। हाँ हाँ, मैं चाशनी बना देती हूँ ना। नहीं, मैं चाशनी भी बना लूंगा, बस तुम ये डब्बे रख दो ठीक से, ताकि मैं सीधा ऑर्डर देकर आ जाऊँ। ठीक है। मिष्टी डब्बों में रसगुल्ले और गुलाब जामुन रख रही थी और साथ साथ चाशनी भी पीती जा रही थी। कुछ देर बाद जब सब काम हो जाता है, दिलीप भी रसोई से निकलकर कपड़े बदल कर आता है। मिष्टी, सब डब्बों में रसगुल्ले और गुलाब जामुन रख दिए हैं ना तुमने? हाँ, रख दिए हैं। और चाशनी वो भी रख दी है ना तुमने? हाँ, थोड़ी थोड़ी रख तो दी है, लेकिन कम पड़ गई, इसलिए जितनी हुई उतनी ही रख दी। कम कैसे पड़ गई? मैंने तो ज्यादा बनाई थी ना, कम पड़ ही नहीं सकती है, फिर कैसे कम पड़ गई वो? अब मुझे क्या पता कैसे कम पड़ गई। आप बोल रहे हो ऐसे जैसे मैंने ही पूरी चाशनी पी ली हो। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा वो मतलब थोड़ी ना था, मैं तो बस पूछ रहा था। दिलीप डब्बों में देखता है, लेकिन उन डब्बों में बिल्कुल भी चाशनी नहीं होती। इसमें तो बिल्कुल भी चाशनी नहीं है। मैं ना पहले भी बता चुकी हूँ कि चाशनी कम थी और जितनी भी थी मैंने सब में डाल दी, लेकिन आप फिर भी ऐसे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं एक काम करता हूँ, वापस से चाशनी बनाकर डाल देता हूँ। दिलीप वापस से चाशनी बनाता है और डाल देता है, लेकिन काफी सारी चाशनी बच जाती है, इसीलिए वो वहीं रसोई में ढक कर रख देता है। जब दिलीप डब्बों को लेकर जा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर मिष्टी और उसकी सास साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सब काम अच्छे से हो गया ना बेटा? हाँ, हो गया ये सब, वो भी अच्छे से। वो मैंने दोबारा चाशनी बनाई थी तो काफी सारी बच गई थी, इसलिए मैंने रसोई में ढक कर रख दी थी। ठीक है। एक हलवाई के घर में शादी करके तो माँ ने मेरी जिंदगी ही बना दी है। मिष्टी रसोई में जाकर फिर से वो सारी चाशनी पी लेती है, लेकिन थोड़ी बहुत चाशनी मिष्टी के ऊपर भी गिर जाती है और जब वो अपने सोफे पर ही सो रही होती है तो उसके ऊपर बार बार मक्खी और चींटी भी लगने लगते हैं। कुछ देर बाद मिष्टी आराम से सो रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रेखा आती है और मिष्टी के ऊपर इतनी चींटी मक्खी देखती है। हाय राम, ये मिस्ट्री बहू। हाय राम, मिस्ट्री बहू, तुझे तो चींटियों ने घेर लिया है। ये यहाँ इतनी मक्खियाँ और चींटियाँ कैसे आ गईं? तेरा नाम मिस्ट्री है ना, तो मीठा समझकर चींटियाँ भी तुझे चाटने आ गई। आंटी जी, अगर आपका हंसना हो गया हो तो आप मेरी कुछ मदद भी कर दो। रेखा मिष्टी के ऊपर बाल्टी भर पानी फेंक देती है और पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। जब वहाँ दिलीप और सुमन आते हैं और पूरे घर में पानी पानी देखते हैं। ये क्या है? पूरे घर में पानी पानी कैसे हो गया? बहू, ये तू घर में होली मना रही है क्या? अरे नहीं रे सुमन, तेरी बहू होली नहीं मना रही बल्कि चींटियों के साथ खेल रही थी। ये क्या बोल रही हो रेखा आंटी? चींटियों के साथ मिष्टी क्यों खेलेगी? तेरी बहू के ऊपर चींटियां और मक्खी डांस कर रही थी। यकीन नहीं है तो खुद अपनी पत्नी से पूछ लेना। अरे वो चाशनी में मक्खी गिर गई थी तो मैंने सारी चाशनी फेंक दी, लेकिन शायद थोड़ी बहुत चाशनी मेरे ऊपर ही गिर गई थी, तभी इतनी चींटी और मक्खी लग रही है। बहू, तूने इतनी सारी चाशनी यूं ही फेंक दी? तेरे अंदर जरा सा भी दिमाग है या नहीं है? माँ जी, सही तो किया ना मैंने। अब क्या हम मक्खी वाली चाशनी के रसगुल्ले सबको खिलाते? सत्यानाश हो इस लड़की का। जब से आई है इस घर में तब से चाशनी नहीं बचती है। इतनी सारी चाशनी का नाश मार कर रख दिया इसने। माँ जी, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। मक्खी चली गई थी उसमें, तभी तो फेंका है ना।
मिष्टी अब हर किसी को झूठ बोलकर चाशनी पिया करती थी। एक दिन मिष्टी चाशनी पी रही होती है कि तभी उसकी सास देख लेती है। इसका मतलब मैं सही थी, यही है जो चाशनी पी जाती है और बाद में झूठ बोलती रहती है। इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सुमन मिष्टी के पास जा ही रही होती है कि तभी मिष्टी चक्कर खा के गिर जाती है। मिष्टी को दिलीप और सुमन फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर मिष्टी का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि मिष्टी को शुगर हो गया है। ज़्यादा मीठा खाने से आपका शुगर लेवल अब कंट्रोल में नहीं है। अब आपको मीठा खाना बिल्कुल बंद करना होगा, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद मिष्टी को हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं। मिष्टी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ दिलीप एक कटोरे में गुलाब जामुन और सुमन एक कटोरे में रसगुल्ले लेकर आती है। दिलीप बेटा, चाशनी थोड़ी कम लग रही है ना, एक काम कर, रसोई में और चाशनी है ना, जाकर वो ले आ। माँ जी, आप मेरे सामने ये चाशनी की बातें क्यों कर रही हो? आपको पता है ना मुझे शुगर हो रखा है। आप मीठे की बात करोगी तो मुझे भी मीठा खाने का मन करेगा। अरे अरे, तुम मीठा खाना तो दूर, सोचो भी मत। जहर है मीठा, जहर। और वैसे भी तुम तो मीठा खाती भी नहीं हो, तब भी तुम्हें शुगर हो गई। हाँ, सारा मीठा तो चींटी ही खाती है ना। उस दिन जब बहू को चक्कर आया तब भी बहू थोड़ी चाशनी पी रही थी। माँ जी, वो बहू अब कुछ मत बोल, अब तू हमें चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाते हुए देख। मिष्टी को शुगर हो गया था और अब वो चाशनी को बस दूर से देख पाती थी। कोमल की शादी उसके बॉयफ्रेंड पंकज से होने वाली थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले मेहंदी की रस्म के समय उसकी सहेली प्रीति उससे कहती है, यार पंकज का नाम तेरे हाथों में कितना सुंदर लग रहा है। सच में अपनी सारी सहेलियों में मैं तेरी ही लव मैरिज देख रही हूँ, वरना सबने तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी की है। और अब कोई दिक्कत होती है ससुराल में तो सीधा मायके आके बैठ जाती है कि आपने ही ऐसा ढूंढा था। हाँ यार, ये तो है। मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से माने हैं पंकज से शादी करवाने के लिए। मुझे तो घर वालों ने साफ साफ बोल दिया कि शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मायके का दरवाजा ना खटखटाऊं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि पंकज तुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तो उसने तुझे अपने रिश्ते के दौरान एक भी बार गलत तरीके से छूने की मांग नहीं की। तूने ही बताया था। हाँ प्रीति, सच में जब मुझे पंकज ने प्रपोज किया था तो मुझे लगा था कि ये भी बाकी लड़कों की तरह ही ना हो, जो लड़कियों को बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोमल और प्रीति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोमल की माँ सुमन आती है और कहती है, हो गई दोनों सहेलियों की बात। अब मेहंदी लग गई हो तो जा कोमल, जाके कमरे में आराम कर, कल शादी है, बहुत काम है हमें यहाँ। वो आते जाते मेहंदी खराब कर देगा। ठीक है माँ। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शादी का दिन होता है। शादी तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और उसके कुछ ही देर में पंकज अपनी माँ कुंती और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर कोमल के द्वार आता है। सभी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है और शादी की रस्मों को बढ़ाते हुए दुल्हन को मंडप में लाया जाता है, जहाँ शादी की रस्में पूरी होने पर कोमल विदा होकर अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास कुंती उसकी आरती उतारते हुए उससे कहती है, सच में बेटा, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसी समझने वाली लड़की मिली, वरना आजकल के जमाने में लड़कियां कहाँ करती हैं इतनी बड़ी कुर्बानी। कैसी कुर्बानी माँ जी? मैंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, ये तो एक लड़की का था ना। अरे कोमल, माँ के कहने का मतलब है कि तुम अपना घर छोड़कर आई हो, वरना आजकल लड़कियाँ लड़कों को ही घर जमाई बनाना चाहती है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, ये तो रीत है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ बहू, चलो अंदर आओ। कुंती अपनी बहू को कमरे में भेज देती है और उसके बाद अपने बेटे से कहती है, तूने बहू को सच नहीं बताया क्या? माँ, सच क्यों बताना है जब बिन बताए सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे भी कोमल मुझसे प्यार करती है, उसको शादी से पहले इस बात से फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा। शादी से पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, समझा? माँ, आप बस शांत रहो और जैसा मैंने कहा है ना, आप वैसा ही करना। मैंने आपको बोला था ना, शादी के बाद किसी भी तरह से 1 महीने के लिए कोमल और मुझे साथ में रहने से रोकना होगा आपको। 1 महीने बाद मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। पंकज के इतना बोलते ही कमरे से आवाज आती है, पंकज जी कहाँ हो, जरा कमरे में आना। कोमल की आवाज सुनकर कुंती पंकज से कहती है, ले अब क्या करेगा? मैं संभाल लूंगा, बस आपको जो मैंने बोला है आप वो करना।
इतना बोलकर पंकज वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ कोमल पंकज के आते ही दरवाजा बंद कर देती है और उससे कहती है, पंकज वो जरा मेरे ब्लाउज के पीछे से हुक नहीं खुल रहा, जरा तुम खोल दो। वो क्या है ना, मेरे हाथ नहीं जा रहे। क्या? मैं कैसे? रुको, मैं माँ को बुला देता हूँ। अरे माँ जी क्यों? तुम कर दो ना, तुम तो मेरे पति हो, इतना सा काम करने में शर्मा रहे हो, चलो करो। कोमल अपने खुले बालों को आगे कर लेती है और उसके डीप बैक ब्लाउज में उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखते हुए पंकज के हाथ कांप रहे थे कोमल के ब्लाउज के हुक को खोलने में, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ ब्लाउज तक पहुंचाता है, तभी अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और पंकज अपने हाथों को पीछे करते हुए डरता हुआ कहता है, वो दरवाजे पे कोई है, तुम देखो। एक मिनट, माँ जी होगी, मैं पल्ला ले लूं। कोमल बिस्तर पर पड़े अपने लहंगे के दुपट्टे से अपना सर ढकते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने कुंती होती है। कुंती अपने बेटे के माथे पर आया पसीना देखकर मन में कहती है, लगता है मैं सही समय पर आ गई। बहू, वो क्या है ना, हमारे में रस्म है कि शादी के 1 महीने तक बहू बेटे को साथ रहने की इजाजत नहीं है। हमारे में लड़कों की जिंदगी पर दोष बना होता है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अच्छा माँ जी, लेकिन कभी पंकज ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। वो मुझे भी शादी से कुछ टाइम पहले ही माँ ने बताया था इस रस्म के बारे में, लेकिन मैं भूल गया था। कोई नहीं, अब मैंने बता दिया ना। चल बहू, तू मेरे कमरे में जा, मैं तेरे बदलने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कुंती के इतना कहने पर कोमल उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से अपनी सास के कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कुंती उससे कहती है, पंकज, तूने ना सब खराब कर दिया। तूने मुझे बोला था कि ये समझौते वाली शादी होगी, तू कोमल को सब बताएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और समाज में भी हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। माँ आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं समझौता है, बस इसके बारे में कोमल को अभी पता नहीं है। ये कैसा समझौता है? मेरी शादी नहीं समझौता बन गई है मेरे लिए, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। आखिर बात क्या है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर में कुंती कमरे में आती है, लेकिन कोमल उससे कुछ नहीं कहती। वो खुद से सब पता करने की कोशिश करती है। शादी के बाद कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों में कोमल ये नोटिस करती है कि जब जब वो पंकज के पास जाती तो पंकज उससे दूर हो जाया करता, लेकिन कोमल ये सब उसी रस्म के कारण होगा ये समझ लेती है। लेकिन 1 महीना खत्म होने के अगले दिन में कोमल अपने कमरे को सुहागरात की तरह सजाती है और वहाँ कुंती आकर ये सब देखकर उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? तू अपना कमरा इतना क्यों सजा रही है? तू तो यहाँ सोती भी नहीं है। सोती नहीं हूँ, लेकिन अब तो सोऊंगी ना माँ जी। 1 महीना पूरा हो चुका है। आज मैं पंकज जी के साथ अपने इसी कमरे में सोऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि 1 महीना खत्म हो गया। अब क्या होगा? पंकज को कैसे बताऊं? कुंती कोमल के कमरे से जाकर पंकज को कॉल लगाती है, लेकिन पंकज फोन नहीं उठाता। शाम हो जाती है। कोमल बेसब्री से पंकज का इंतजार कर रही थी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर रोड की तरफ ही देख रही होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर एक बाइक आकर रुकती दिखती है, जिस पर पंकज और उसका दोस्त होता है। पंकज बाइक से उतरकर आसपास देखते हुए अपने दोस्त के गाल पर किस करता है और उसे गले मिलकर बाय करते हुए घर आ जाता है। पर खिड़की से कोमल ये सब देखते हुए हैरान थी और वो नीचे जाती है, लेकिन तब तक कुंती पंकज को अंदर आने पर कोमल के प्लान के बारे में बता देती है, जिसके बाद पंकज कोमल के सामने आते ही उससे कहता है, कोमल माफ करना, आज वो मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। ऑफिस का एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, साथ में मिलकर बनानी है, तो यही बताने आया था। वो मेरा फोन ऑफ हो गया था ना, तो सोचा जाकर बताऊं। अभी अभी जिस दोस्त को किस देकर आए हो उसी के साथ मिलकर बनानी होगी ना प्रेजेंटेशन। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोमल के मुंह से ये बात सुनकर कुंती और पंकज हैरान थे, लेकिन तभी कोमल आगे कहती है, इतना बड़ा धोखा पंकज। अरे अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? क्यों मेरे साथ शादी का खिलवाड़ किया तुमने? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने?
अब सच पता चल ही गया है तो सुन लो। एक बार तुम अपने दोस्त के साथ एक कैफे में गई थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की सारी बातें सुनी। तुम्हारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो अपने घर वालों से लड़कर मेरे साथ रहने के लिए कहे। इससे तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम जानते भी हो कितने मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाया था, और अब अगर उन्हें ये पता चला कि तुम ऐसे हो तो वो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं मानेंगे। बस इसलिए किया क्योंकि तुम तो जानती हो मेरी माँ की समाज में बहुत इज्जत है, और लोगों को अगर पता चला कि उनका बेटा गे है तो सब मेरी माँ को ताने मारेंगे। इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी की, क्योंकि अगर तुम चाहो भी ना तो सच पता चलने के बाद भी तुम अपने मायके नहीं जा पाओगी, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। और अगर तुम घर छोड़कर गई तो जिंदगी काट नहीं पाओगी अकेली, क्योंकि शादी टूटी औरत को समाज में किस नजर से देखा जाता है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पंकज चुप रह। बहू देख, अब जो है यही है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी इस शादी से समझौता कर ले। कोमल के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो अपने माता पिता को ये सच बताकर खुद को उनकी नजरों में गिरा नहीं सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपनी शादी को समझौता समझकर अपनाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।